ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर होगा, पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं हम लोग, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पूरा रिवाइज करें, और जो भी आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है दैट विल मतलब हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर इन अ मोर बेटर वे। और सेकेंडली ये चैप्टर हमारा एम है कि आज की क्लास खत्म होने से पहले हम ये बोले कि मेटल एंड नॉन मेटल हमें आता है और बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय अब मैं जो सोच रही हूँ कि टेस्ट अगर कंडक्ट करें भी हम, तो हम ओरल टेस्ट कंडक्ट करें, क्योंकि आप लोगों का उसमें टाइम मेरे को लग रहा है बेटर होगा। चलो ठीक है, ओके, देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अब हम चीजों को थोड़ा, अब क्योंकि आप लोग के पास ऐसा नहीं है कि आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, स्क्रैच से तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो वी हैव टाइम टू थिंक मोर। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, आप लोगों ने जैसे 20 एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। किसी एलिमेंट को देख करके मैं कैसे बोलूंगी कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, किस बेसिस पे हम मेटल या नॉन मेटल का कैटेगराइजेशन करते हैं, किसी को पता है? एनीवन इन द क्लास? यस? नहीं, आई एम सेइंग कि नाउ यू नो द एलिमेंट, नाउ यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, नाउ यू नो अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, उसके बेसिस पे जैसे मैं आपको कोई बोल दूं भाई यहाँ पर एक मेटल एक्स है जिसका 13 एटॉमिक नंबर है, बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल है? अब यहाँ पे तो मेरे को दिख नहीं रहा कि शाइनी अपीयरेंस है या नहीं है, यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये मेलेबल होगा नहीं होगा, डक्टाइल होगा नहीं होगा, सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का है, नहीं दिख रहा। तो हाउ कैन आई टेल? यहाँ पर हम किस तरीके से बताएंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? धारणा, वांट टू ट्राई? यस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इस डेटा से मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। दिस डेटा इज नॉट रिवीलिंग कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। यस, ओके, हाउ? इसकी वैलेंसी बताएगी कैसे? अगर इसके लास्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये नॉन मेटल होगा, और अगर 7 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये नॉन मेटल। रिद्धिमा, वांट टू ट्राई? अविदा इज राइट। ठीक है, अविदा इज राइट। वो एटम या वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं, ठीक है, वो मेटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ये बात याद रखना। अब अगर X13 है तो ये मेटल होगा या नॉन मेटल? तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं KLMN। हमें समझ में आ गया 2, 8 एंड 3। ये बात हमें समझ में आ गई, 2, 8 एंड 3। ठीक है, अब डेफिनेटली 5 लेगा या 3 देगा? 3 दे देगा। अब दे रहा है ना, आप बस ये समझो, दे रहा है ना, दे रहा है तो मेटल है। जो देता है वो मेटल है। ठीक है, ओके, और जो ले रहा है वो नॉन मेटल है। ये बात आप लोगों को बस याद रखनी है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन ये होती है। ये मतलब आप लोग को शायद पता नहीं था, नहीं पता था ना? ओके, तो अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके पूछा जाए कि मेटल है या नॉन मेटल है, बता दोगे पक्का? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक Y एलिमेंट है जिसका 17 एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर है? 17। तो आप क्या बोलोगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है? ये नॉन मेटल है। सिमर, क्या है ये? क्या है ये? नॉन मेटल। कैसे? अगर मैं बोलूं एलिमेंट Y हैविंग एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, एक्सप्लेन वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, तो क्या बताओगे? यू विल राइट दैट Y हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होगा साजिद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 एंड 7। वेरी गुड। ठीक है, 2, 8, 7 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस एलिमेंट नीड्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट? ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जस्ट 1।
तो ये लेगा या देगा? लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या है? ये नॉन मेटल है। किसको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो बच्चे। अच्छा ओके, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये नॉन मेटल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये मेटल है। ये बात क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ग्रेट, ठीक है। अब ये था थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में बात करना कि आपको अब इस चीज का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अब आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, और हमें अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना है। किस पे पकड़ बनाना है? आज का एम क्या है कि हमारी एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। अब द चैप्टर स्टार्ट्स बाय सेइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात स्टार्ट है कि जब हमने मेटल को देखा होगा तो भैया हमें ये थोड़े मालूम कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। अभी मैं यहाँ लोहा रख दूं, सिंपल सी बात है। जैसे इसको देखकर मैं ये नहीं बता पा रही कि सिल्वर है या गोल्डन है, ऐसे ही लोहे को देख के मैं ये थोड़ा बोल पाऊंगी इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, नहीं ना, ठीक है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो किस तरीके से बताएंगे कि कोई एलिमेंट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। आई बात समझ में? तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो कैसे? अब जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, अब देखो इन्होंने लिख रखा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट आर हैव शाइनी सरफेस। इनका सरफेस कैसा होता है? शाइनी। आपके मेटल्स सारे शाइनी होते हैं। अगर आप देखो तांबे को भी देखोगे, आप लोहे को भी देखोगे, गोल्ड को भी देखोगे, प्लैटिनम को भी देखोगे, सबका सरफेस कैसा है? शाइनी सरफेस है, ठीक है। सबका शाइनी सरफेस है। सिमर अगर तुम इस क्लास को सुन भी लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास होगी और मैं प्योर रेफर अभी इसको करूंगी। आप पता एम क्या रखो इस क्लास का? आप एम ये रखो कि इस क्लास के लेक्चर को ध्यान से सुनो। और एक और बात, अभी मैं इसमें स्पीड बहुत ज्यादा नहीं रखूंगी। रीजन ये है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ इस बात को अपने दिमाग में प्रोसेस करते हुए चलो। जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ देन ट्राई टू थिंक कि किस तरीके से हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ओके। ये लेक्चर सुनने के बाद यू लाइक लो और क्वेश्चंस लगाओ डायरेक्ट, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमने चैप्टर रिवाइज भी कर रखा है, एक आपका कंप्लीट लेक्चर भी हो जाएगा, उसके बाद बैठो यू लाइक लो और क्वेश्चंस लगाओ। और एनसीईआरटी में मैं आप लोगों को बस अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखो, ओपन करके एनसीईआरटी जरूर रखो, टेक आउट योर एनसीईआरटी एंड ऑल्सो हैव अ पेंसिल विद यू, क्योंकि मैं मार्क कराऊंगी चीजें। पेंसिल रखो, एनसीईआरटी रखो एंड दैट्स इट। इसके बाद डायरेक्ट यू लाइक पे जाना, क्योंकि वी विल राइट नाउ फोकस ऑन एनसीईआरटी इन अ ग्रेट डिटेल। तो एवरीथिंग इज देयर इन द एनसीईआरटी, पहली बात। और दूसरी बात, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पेंसिल से बुक पे लिख लेना, पेंसिल अपने पास रखना और लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैज अ शाइनी सरफेस। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैज अ शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लैशर। अब देखो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हर एक लाइन पढ़ो और लाइन के बाद सोचो कि व्हाट कैन बी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइन। तो क्या है? मेटल प्योर स्टेट में कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। और शाइनी होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटालिक लैशर। उसको मेटालिक लैशर बोलते हैं। तो अगर कहीं पर वो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, प्रॉपर मेटल्स आर शाइनी, ठीक है, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नोन एज? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटालिक लैशर एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? मेटालिक लैशर। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, बट निल नहीं है, चांसेस कम जरूर है बट निल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं आपके। अच्छा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, मेटल्स जनरली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं आपके? हार्ड। लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब मेटल्स आर हार्ड बट हार्डेस्ट इज नॉन मेटल, ठीक है। हार्डेस्ट क्या है? डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड। डायमंड इज अ नॉन मेटल, डायमंड इज अ नॉन मेटल, ठीक है।
एंड इट इज हार्डेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो हार्डनेस इनकी ज्यादा होती है। और डायमंड मेटल क्यों होता है, वो तो शाइनी होता है। बच्चे वो शाइनी वैसा नहीं होता, जैसे आपका डायमंड जो है, पहली बात अगर वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है, ठीक है, तो वो शाइनी नहीं है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ठीक है, हमारा जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा शाइन करता है। वो शाइन इसलिए करता है बच्चे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड किसी भी शेप में एग्जिस्ट कर सकता है, सिल्वर किसी भी शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। आपने सिल्वर ज्वेलरी देखी होगी, किसी भी शेप में मिल जाती है। गोल्ड की ज्वेलरी किसी भी शेप में मिल जाती है। लेकिन और आपने ये भी सुना होगा कि डायमंड किसी भी शेप में नहीं होता, वो सिर्फ एक शेप में होता है। डायमंड किस शेप में होता है? सिर्फ एक शेप में होता है। डायमंड की शेप ऑलमोस्ट लाइक दिस होती है। यस, ठीक है, डायमंड हमेशा एक ही शेप में होता है। और अगर आपको उसका कुछ बनाना है तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप अलग अलग जगह वो कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट। और आपने कोई ज्वेलरी ऐसी नहीं देखी होगी जो है ही डायमंड की। डायमंड गोल्ड में या तो इनकॉर्पोरेट होता है, या सिल्वर में या प्लेटिनम में इनकॉर्पोरेट होगा, सिर्फ डायमंड नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डायमंड की ये शेप नहीं है ना, तो आप बता भी नहीं सकते कि ये डायमंड है। और इसका सरफेस शाइनी नहीं है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें अलग फिनोमिना होता है। ये क्या करता है, जितनी लाइट आती है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट को फिर रिफ्लेक्ट करता है। और ये लाइट को रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज में आती कब है? जब ये इस पर्टिकुलर शेप में आता है। अगर डायमंड आपका इस शेप में नहीं आएगा तो ये शाइनी भी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? हालांकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है, गोल्ड को किसी भी शेप में रखो वो शाइनी होगा, प्लेटिनम को किसी भी शेप में रखो वो शाइनी होगा। आई बात समझ में? तो गोल्ड किसी भी शेप में शाइनी है, प्लैटिनम किसी भी शेप में शाइनी है, डायमंड के साथ ये केस नहीं है, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी? मेटालिक लश्यर। अगर मैं बोलूं मेटालिक लश्यर क्या होता है? दे हैव शाइनी सरफेस, दे हैव शाइनी सरफेस। अगर मैं बोलूं अब मेटल्स की वायर्स बनाई जा सकती हैं, घरों में तार किसकी होती है? कॉपर की। किसकी तारें होती हैं? कॉपर। तो दे हैव कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल टू वायर्स इज डक्टिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, चेक कर लो। यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 के नीचे इन्होंने स्पेशली लिख रखा है, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। तो अगर मैं पूछूं आपसे डक्टिलिटी क्या होता है? दैट मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, उसे क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी। और शाइनी होता है मेटालिक लैशर, मेटल हार्ड होता है। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी देखी मेटल की? हार्ड होता है। दूसरा शाइनी सरफेस यानी कि मेटालिक लैशर होता है। तीसरा इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, जिसको क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी, कि वो डक्टाइल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे, हम इसको डिफरेंट शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज सी दिस। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ, 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम जस्ट 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो एक और बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप घरों में सिल्वर की वायर्स लगा लो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वैसे ही आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉपर यूज करते हैं। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज मेटल। सिल्वर इज मेटल। क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बात बता सकता है, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ठीक है, या कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रही है तो उसका मतलब क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पाते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं? आयंस नहीं, they have free electrons in them.
जो जैसे अगर मैं बोलूं अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 8 1, तो वो 1 क्या है उसका फ्री है, 1 फ्री है, वो घूम सकता है, जब करंट आएगा तो वो घूम लेगा, समझ में आया? तो वो आपका गुड कंडक्टर है। मेटल्स दे जनरली हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। अब ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्ट करी जा सकती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नॉन मेटल्स के पास तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 नहीं चाहिए, 7 अगर आप, भाई सिंपल सी बात है, मान लो अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हो दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ जाना चाहते हो ना, क्या घर वालों के साथ थोड़े, पूरा एकदम घर पूरा एकदम खानदान ही लेकर चले गए जी, ठीक है। अभी तो शायद आप लोगों को वो भी पसंद होगा, लेकिन बड़े होकर के नहीं आएगा, ठीक है, तब आप लोग अकेले जाना चाहोगे। तो अकेले हो देन यू आर मोर फ्री एज कंपेयर टू व्हेन यू आर विद योर फैमिली, ठीक है। तो ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ठीक है, कम ही चाहिए। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, मेटल्स आर हार्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, दे हैव डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है बच्चे, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। मेटालिक लेक्चर क्या होता है, दे हैव शाइनी सरफेस। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घरों में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर। ये बात समझ में आ गई? बताओ भाई, समझ में आया? 100% क्लियर हुआ? ग्रेट। अब देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है एक और चीज, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अच्छा, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एसिड्स भी गुड कंडक्टर होते हैं जब सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, क्योंकि एसिड्स भी क्या रिलीज करते हैं, आयंस। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन 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 करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, पहला आयंस। भाई इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब वो आयन भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब आयन और इलेक्ट्रॉन, मेटल्स में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और अगर मैं एसिड के केस में बात करूं तो आयन की वजह से है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज रिलीज होता है, बेस में नेगेटिव चार्ज रिलीज होता है। तो जहां पे भी चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो होता ही होता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो, यू मस्ट हैव सीन द वायर्स कैरिंग कैरिंग इन योर करंट कैरिंग इन योर होम्स, ठीक है, हैव अ कोटिंग ऑफ। अब देखो वायर्स पे कौन सी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और अ रबर लाइक मटेरियल। तो ये क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अगर आपका है, आपके वायर्स पे कौन सी कोटिंग होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आई बात समझ में, दैट इज कॉल्ड पीवीसी। रबर लाइक मटेरियल, अभी मैंने टेस्ट दिया था और मतलब उसमें यही था कि वायर्स पे कौन सी कोटिंग होती है, और वन स्टूडेंट ही और शी रोट, ठीक है, मैं ही और शी भी नहीं बता रही कौन है, ओके। तो उसने लिखा पैरामीशियम। भाई पॉलीविनाइल क्लोराइड और पैरामीशियम दो अलग अलग चीजें हैं। पैरामीशियम तो जानते हो ना, तो पैरामीशियम इज अ वेरी रॉन्ग आंसर है, बायोलॉजी का आंसर थोड़े इधर सेव दोगे, ठीक है, ओके। So you must have seen that wires that carrying current in your home have a coating of polyvinyl chloride. It is polyvinyl chloride जिसको PVC बोला जाता है। इसकी भी, और एक बात याद रखना, जो सोच रहे हो कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, that can be there in your exam. Whatever you are thinking कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। आई बात सुनने, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हाय राम, पीवीसी से कोटिंग क्यों होती है? अरे भैया, क्या मैं एक कॉपर वायर को पकड़ लूं जो एसी में करंट लेके जा रहा हो ऐसे, और उसके बाद मेरा हो जाएगा जय श्री राम? तो और कोई अल्टरनेटिव कुछ आप नॉन कंडक्टर ही तो लगाओगे, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा तो भैया समझ जाओ आप बस, एग्जैक्टली ठीक है, ये बात समझ में आई।
तो ये हो गया आपका। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट गुड कंडक्टर्स, नॉट वेरी शाइनी, ऐसे होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं, अब देखो ये तो हो गया। अब मेटल्स के अभी तक जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर थे वो क्या क्या थे? अभी तक के पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर बता दो। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पहला पॉइंट, मेटल शाइनी होते हैं, मेटल्स आर शाइनी, metallic, lesser. Metals are shiny, metallic, lesser. Metals can be drawn into thin wires, ductility. ठीक है, they are good conductors of, they conduct electricity. उसके बाद आ जाएगा आपका they are hard, they are hard. ठीक है, we have polyvinyl chloride coating of on the wires carrying current in our home. ये बात समझ में आ गया? तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, यहाँ तक में कोई दिक्कत? इन पॉइंट्स को अपनी बुक में मार्क कर लेना कि ये 4 पॉइंट्स जो है मेरे को पता होने चाहिए। मेटालिक लश्यर, आप बस लिख लो, मेटालिक लश्यर मुझे पता होना चाहिए। दूसरा डक्टिलिटी मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद हार्ड सरफेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, घर में पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर किसी रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है। एक और चीज होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? उसकी शीट बना देना, मतलब मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर देना? एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। जैसा आप लोगों ने देखा होगा वहां पर क्या बोलते हैं उसको, अभी कई मिठाइयों पे सिल्वर नहीं लगा होता है, ठीक है, तो वो भी तो बहुत थिन शीट होती है जो उस पे लगा कर रखते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका। अब एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। जनरल प्रॉपर्टीज मोस्टली लोग नहीं पूछते। ये सब चीजें जो मैंने अभी पढ़ाई है क्योंकि आप 8th क्लास में भी कर चुके होते हो, तो ये उतना नहीं पूछा जाता। हालांकि एक बात याद रखना, जो छोड़ के जाओगे वो पेपर में आएगा, इसलिए छोड़ के कुछ नहीं जाना ताकि पेपर कैंसिल हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली। और जब भूल जाओगे तो रीशेड्यूल हो जाएगा पेपर। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मरकरी ही एक है ऐसा जो लिक्विड होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। मरकरी कौन सा कलर का होता है? सिल्वर कलर का होता है। मरकरी आपका सिल्वर कलर का होता है और बड़ा ही अच्छा सा दिखता है यार, शाइनी सा। मैंने देखा हुआ है, पता है आपको, बीकर में हम लोग को डाल कर दिया था मरकरी। दैट इज हैवी ऑल्सो, बिकॉज मरकरी तो भाई हैवी मेटल है ना, तो वो हैवी भी होता है मरकरी। ठीक है, तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल है विच इज लिक्विड? ब्रोमीन। तो अगर मैं बोलूं मेटल विच इज लिक्विड, मेटल कौन सा है जो लिक्विड है? मेटल जो कि लिक्विड है ये कौन सा बच्चा आपका? मरकरी। ठीक है, नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड है? नॉन मेटल अगर आपका आ जाए कि कौन सा लिक्विड है तो आप बहुत प्यार से आंसर दे देंगे ब्रोमीन। आई बात समझ में? तो नॉन मेटल तो होते लिक्विड फॉर्म में, नहीं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब डायमंड है आपका, वो कौन सा लिक्विड है? डायमंड भी ऐसा होता है। ठीक है, गैस होते हैं नॉन मेटल जनरली। क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, वो जनरली गैसियस होते हैं। बट ये आपका लिक्विड होता है, ये सॉलिड होते हैं। आई बात समझ में? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? जनरली हाई होता है, जनरली हाई होता है। बट गैलियम एंड सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका गैलियम, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम दे बोथ हैव या ये दोनों मेटल हैं। यस, ठीक है। तो आपका गैलियम एंड सीजियम, इन दोनों का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चे? लो होता है, गैलियम एंड सीजियम। तो अभी तक हमने क्या करा? आपके लिक्विड मेटल कौन सा है? मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। गैलियम एंड सीजियम क्या है?
लो मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि जनरली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट लश्यरस। तो आपका लश्यर कौन सा दिखाता है, ठीक है। तो आपका नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, ठीक है। दिस इज योर आयोडीन। इज दिस क्लियर? इसके बाद आता है बच्चे आपका कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। और कार्बन की फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हम, एलोट्रॉप। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की कौन सी होती हैं, तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन ऑफ कार्बन कौन कौन सी है बच्चे आपकी, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तो डायमंड जो है बच्चे, डायमंड, अच्छा डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफाइट कहाँ पे मिल जाता है, पेंसिल की नोक में मिल जाता है, ठीक है। जाओगे दुकान वाले को बोलोगे 5 रुपए का ग्रेफाइट देना, मिल जाएगा, ठीक है। और बोलोगे 5 रुपए का डायमंड देना, मार के भगाएगा, ठीक है। तो 5 रुपए का डायमंड नहीं आता, 5 रुपए का ग्रेफाइट आ जाएगा। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया। तो कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, पेंसिल में होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है, मतलब आपको 5 रुपए में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट चाहिए। चलो ओके, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आया। तो ग्रेफाइट, कार्बन एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो अगर एलोट्रॉप आ जाता है, पूछा जाता है, कर लोगे, ठीक है। फिर आपका अगला तो हमारा फेवरेट है, अगला तो हमारा फेवरेट है, क्या है, अल्कली। अल्कली, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बच्चे, अल्कली मेटल्स का मतलब वो है जो पानी में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ। अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट सो दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स वो होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसको आप चाकू से काट सकते हो। और ये कौन से हैं, नकली, ऐसे लिखना नकली, ठीक है। नकली क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो अल्कली तो हमें याद है यार, अल्कली तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट है, दैट इज नकली। समझ में आया, ये बात क्लियर हो गया बच्चे, ये चीज क्लियर है 100%, ओके। चलो भाई, अब हम एक बात मान लेते हैं, मान ले, नहीं मानना तो पड़ेगा। अब मान लेते हैं मैं मेटल हूं, मैं कौन हूं, मेटल हूं, तो मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ठीक है। आई एम मेटल, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट प्लेटिनम, ओके। चलो ओके ओके ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट प्लेटिनम, आई एम प्लेटिनम, ठीक है। आई एम हार्ड, I am hard. I can conduct electricity. Then I can be converted into sheets. Don't do that. Malleability. I can be converted into thin wires. Ductility. ठीक है. And very shiny. वो तो यार future बहुत shiny. चलोगे बहुत शाइनी, ओके। तो अगर हम देखें, और हाँ, After striking the heart surface, when I will strike, sound will be sonorous, ठीक है। चलो ओके, तो मेटल्स ने क्या क्या बोला अभी तक, मेटल्स ने जो जो बोला फटाफट से क्विक रिविजन, ठीक है। पहला, आई एम वेरी हार्ड, I can be converted into wires. I can be converted into wires. Ductility. I can be converted into sheets. malleability, I have shiny surface. Metallic lustre. ठीक है. Then I can conduct electricity because I have
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। घरों में वायर्स किस चीज की होती हैं? कॉपर की। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए आप लोगों से पीवीसी, उस पे कोटिंग कौन सी होती है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इट कैन ऑल्सो बी, एक तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, इसके बाद रबर लाइक मटेरियल भी हो सकता है। आई बात समझ में? और अब एक्सेप्शंस की बात करें, व्हाट आर अल्कली? Alkali metals are so soft that they can be cut with the help of knife. नाइफ पकड़ा, अल्कली पकड़ा, काट दिया। अब जो कट गया वो कौन है? नकली है यार। जो कट गया वो नकली है। व्हाट इज नकली? सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर नकली। आई बात समझ में? यस मैडम। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, lead and mercury. और गुड कंडक्टर। क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद कुछ रह गया? हाँ, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट। आपका आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लेशरस। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लेशरस, ठीक है। ये रिवाइज हो गया। अब आते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब सबसे पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, ठीक है। तो अब क्या है? when metals, how does metals react with ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं? आपको पता है, किसी भी चीज को बर्न करना, किसी भी चीज को बर्न करना मतलब जलाना, उसको O2 के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक है। एट लास्ट हम सबकी रिएक्शन O2 के साथ हो जाएगी। आम नाम सकते हैं। ठीक है, सबकी रिएक्शन O2 के साथ लास्ट में होनी ही होनी है, तो O2 तो आना ही आना है। ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो जहां पर आपका आया मेटल, वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और कॉपर की इधर वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो अब जब आप कॉपर को रिएक्ट करते हो, लिखा होता है, ठीक है, कॉपर 2 ब्रैकेट में लिखा होता है। जब आप कॉपर को रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर दे, 2 इधर है, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। कॉपर इज अ मेटल, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड इन्होंने लिख रखा होता है। ऐसे ही जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3। बैलेंस करना है अगर आपको तो कर लो। यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर Al2 लगा दो। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर 4 लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जब आप एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ओके, अब इन्होंने ये बता रखा है भैया, सिंपल सी बात, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक के साथ। बच्चे एक बात याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड, ऑफ कोर्स इट इज एसिड, ठीक है। इसके साथ अगर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड कैसा है? हमेशा याद रखना, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो आप इधर क्या बोलोगे? मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर
जनरली अगर हम बात करें जनरली कैसे होते हैं बच्चे, जनरली बेसिक इन नेचर, जनरली बेसिक इन नेचर, राइट है बच्चे, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर. हाउएवर some of the metal oxides show both metallic basic and acidic nature. ठीक है. And those However are known as amphoteric oxides. some of them show both acidic And basic nature. and basic नेचर. तो कुछ जो है वो दोनों टाइप का नेचर दिखाते हैं. अब दोनों टाइप का नेचर दिखाने का मतलब क्या है, दे विल रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो, they will react with base also. That means they can, which implies they can react With both acid and base. with acid and base both. दोनों के साथ रिएक्ट करता है. और जब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अच्छा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे कैन रिएक्ट विद बोथ टू प्रोड्यूस salt and water. तो ये salt and water दोनों के साथ ही जब रिएक्ट करता है तो दोनों के साथ क्या बना रहा है, सॉल्ट भी बना रहा है और वाटर भी बना रहा है. ठीक है. इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक. एम्फो मतलब दोनों, एम्फी का मतलब ही क्या होता है, दोनों. तो ये हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड ZnO फॉर एग्जांपल ZnO, एंड फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. अब इसके बाद क्या करना है, ZnO which is zinc oxide, aluminum oxide which is Al2O3. इसमें होगा क्या, ये ZnO एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl, और यही ZnO बेस के साथ भी तो रिएक्ट करेगा, यानी कि NaOH. अगर आपको एसिड और बेस लेने हैं, बहुत सिंपल से लो. एसिड के नाम पे लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज वेरी सिंपल, एंड बेस के नाम पे लो NaOH. एसिड HCl, बेस NaOH. आई बात समझ में. एसिड हमेशा दे आर वेरी सिंपल एंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सिंपल इन टर्म्स कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी रिएक्शन लिखने में, एंड स्ट्रॉन्ग तो होते ही है. ठीक है. ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा. बच्चे इस एसिड के केस में सॉल्ट बनाना मुश्किल नहीं है. एसिड के केस में सॉल्ट बनाना मुश्किल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ZnCl2 बन गया, ZnCl2 बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस पानी. इधर क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस पानी. यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस पानी. यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस पानी. ठीक है. प्रॉब्लम थोड़ी बेस के साथ आ जाती है कि Zn को कैसे रिएक्ट करा जाए टू फॉर्म. देखो इतना तो तय है कि बनेगा पानी, इधर भी तय है कि बनेगा पानी. सॉल्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है. जस्ट बिकॉज यू आर इन क्लास 10th आई विल आस्क यू लर्न इट. ठीक है. जिंक एल्यूमिनेट सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट क्या हो जाएगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2. ठीक है. ये है आपका सोडियम जिंकेट, ये है आपका सोडियम एल्यूमिनेट. इस चैप्टर के अंदर इन्होंने सोडियम एल्यूमिनेट बताया है. इस चैप्टर के अंदर इन्होंने क्या बताया है, सोडियम एल्यूमिनेट.
लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर उन्होंने सोडियम जिंकेट मेंशन कर रखा है, ठीक है। और क्योंकि अब आप लोग 10th क्लास के बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ रिविजन, तो रिविजन में आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। तो आप इधर सोडियम जिंकेट भी करोगे, ये आपका क्या है, सोडियम जिंकेट, ये आपका सोडियम जिंकेट है और ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट है। जो चीजें ऐसा लग रहा है कि वन गो में याद नहीं होंगी, ठीक है, उनको हैबिट बनाओ, डेली बेसिस पे लिखो, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉब्लम है और स्पेशली सॉल्ट में, तो सॉल्ट के नाम तो आप अपने पास लिख करके रख लो, सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट, कभी अगर नंबर में प्रॉब्लम आता है, एक बात याद रखना, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो 2 की -4 हो गया, जिंक की +2 होती है और Na की +1 होती है, तो 2 ले लिए, एल्यूमिनियम की +3 होती है और तो इधर +1 ले लिया। मतलब आपको इन दोनों को मिला के 4 करना है, इन दोनों को मिला के 4 करना है, इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई, ठीक है। किसको यहाँ पे दिक्कत है? एनीवन इन द क्लास दिक्कत है? ये बच्चे थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, एंड प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा आपको। तो आपका क्या है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर का मतलब ही क्या होता है, दैट दे विल रिएक्ट विद एसिड। इफ दे आर बेसिक इन नेचर मतलब दे विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म salt and water, and if they are acidic then they will react with base to form। और तो मोस्ट ऑफ जैसे कॉपर ऑक्साइड, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 दैट कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या ये प्रूव करता है कि कॉपर ऑक्साइड क्या है आपका, वो बेसिक है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। लेकिन आपका जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, ये आपके एम्फोटेरिक है। इसको ना एक बार अपने पास कॉपी में लिखो, अभी बैठ के लिखो इसको प्लीज। सॉल्ट लिखने में समस्या ठीक है, तो सॉल्ट लिखने में समस्या क्यों है बच्चे? बच्चे कुछ कुछ एलिमेंट्स की ना वैलेंसी याद कर लो। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तभी तो NaCl बनता है, ओके। तो आप बोलोगे सोडियम और क्लोरीन दोनों सेम सेम, नहीं, सोडियम की +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, बट जब हम सॉल्ट का नाम लिखते हैं तो +1 -1 मारो गोली। अभी बस ये याद रखो वैलेंसी कितनी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, अभी 2 याद रखो, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। मैग्नीशियम की भी 2 होती है, ठीक है। वो तो आप वैसे भी याद कर सकते हो यार, वो टेबल याद तो करिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से भी आप पता लगा सकते हो वैलेंसी का। अगर आपको वैलेंसी का पता है तो इधर अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, रहना प्लीज कॉन्सेंट्रेट, Al2O3, Al2O3। अगर आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो कैसे होगा, Al एंड Cl, Al की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, AlCl3। अगर आपको जिंक ऑक्साइड बनाना है तो Zn की वैलेंसी की, अच्छा जिंक ऑक्साइड बनाना है, अगर आपको जिंक ऑक्साइड बनाना है आपको तो क्या होगा, Zn की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2, तो ये Zn2O2 होना चाहिए, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ZnO हो जाता है। आई बात समझ? तो दिस इज द वैलेंसी पार्ट ऑफ द दिस। समझ आया? क्लियर है बच्चे? आगे तो मोस्ट ऑफ द हमारे मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये याद करके आना, कल पूछूंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर
इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल कौन से होते हैं बच्चे, जो अल्कली होते हैं, यानी कि जो नकली होते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एक लिथियम ऑक्साइड भी होगा। तो ये आपके क्या होते हैं, अल्कली, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आता है बच्चे, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद द सेम रेट। सब एक जैसे रिएक्ट नहीं करते, सबका रिएक्टिविटी पोटेंशियल सेम नहीं होता, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, अब देखो इन्होंने क्या लिख रखा, ध्यान से देखना, मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, मतलब ये क्या है कि अच्छा ऑक्सीजन मिल गया, चल बेटा भाग ले। आप ये समझो कि आपके पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन कैसे होती है, जैसे आप 10 दिन से भूखे और 10 दिन बाद आपके सामने एक रोटी रख दी जाए, कैसे रिएक्ट करोगे, सो विगरसली, होगा ना, नहीं नहीं भैया, वो रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी 10 दिनों बाद, हाँ चलो ये बात समझ आई, प्लीज 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 पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम, दे रिएक्ट सो विगरसली विद द ऑक्सीजन दैट दे विल कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो दे विल कैच फायर मतलब ये इतना ज्यादा वायलेंट, मतलब हमने मान लो वही है कि इनको रिएक्ट कराया, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स so vigorously that they will catch fire if kept open, इसीलिए इनको हम किस में डाल के रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में डालते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है why do we keep sodium and potassium in kerosene oil, because they are highly reactive and they will catch fire if they are kept in open, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे आपका they kept in kerosene oil or at ordinary temperature surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, they are covered with a layer of oxide। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखोगे तो आपका क्या है, एल्यूमिनियम, लेड और मैग्नीशियम पे क्या होता है, और जिंक, ए से लेकर के काका निकाल में A to Z फी पब्लिक, ठीक है, पब्लिक तक आपका क्या है ये कि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, विच प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक लेयर बन गई तो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता। कॉपर डू नॉट बर्न, ठीक है, बट हॉट मेटल आर कोटेड विद ब्लैक कलर। कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है एंड इट इज ब्लैक कलर। सिल्वर और गोल्ड क्या करते हैं, दे डू नॉट इवन रिएक्ट विद द एयर इवन एट द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तो आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी यू मस्ट बी नोइंग दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर, तो यहाँ पर बच्चे हमारे कितने पॉइंट्स हुए जो हमें याद रखने हैं, सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट सो विगरसली विद वाटर विद एयर, ठीक है, दैट दे विल कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, अगर इन्हें ओपन रखा जाएगा तो ये आग पकड़ लेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको किस में इमर्ज रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में इनको इमर्ज रखा जाता है। इसके बाद आपका जो ये आ गया क्या है, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, इनका क्या होता है बच्चे, दे आर कवर्ड विद अ लेयर कोटिंग। समझ में आया। अब इसके बाद है हाउ डज मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आता है बच्चे ऑक्सीजन वाला हमारा टास्क पूरा हो चुका है, ऑक्सीजन वाला टास्क हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टास्क इज टू हाउ डज मेटल रिएक्ट विद वाटर, हाउ डज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब हमें वाटर के साथ इनकी रिएक्शन देखनी है। वाटर के साथ क्या होता है, अब देखो इन्होंने लिख रखा है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बना लेते हैं, मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, आपका इधर मेटल है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बच्चे ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन
गैस, और अगर मेटल ऑक्साइड फर्दर पानी में सॉल्युबल है तो क्या होगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो अगर आपका मेटल ऑक्साइड, अगर यहीं पर हमारा मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड अगर ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, फिर से पानी के साथ रिएक्ट कर गया, देन इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आई बात समझ में, ये बात समझ में आई। तो मेटल किसके साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले पानी के साथ, पानी के साथ क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, और जब मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम दोनों की रिएक्शन बता रखी है, दोनों क्या बना लेंगे, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगेन यू कैन सी मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स, अब इधर विगरसली नहीं लिखा, चेक करो क्या लिखा है, वायलेंटली, वायलेंटली। ठीक है, समझ, इधर अब विगरसली भी नहीं लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, वायलेंटली। सो दे रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना बच्चे, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। हमें रिएक्टिविटी सीरीज तो मालूम ही है, काका ने कार में A to Z फी पब्लिक, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, राइट। ठीक है, ये है। अब ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, अच्छा जब ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। ऊपर वाले आर वेरी रिएक्टिव, नीचे वाले आर वेरी लेस रिएक्टिव, नीचे वाले आर वेरी लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पर देखो पानी, जब क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई है, इनकी रिएक्टिविटी हाई है, तो पानी का टेम्परेचर कैसा रखे, पानी का टेम्परेचर कैसा रखे, कोल्ड। तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। अब देखो पानी को हीट देना, पानी को हीट देने का क्या अर्थ होता है, उसकी एनर्जी बढ़ाना। पानी को हीट देना मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाना, बिकॉज यू आर गिविंग हीट एनर्जी ना, यू आर गिविंग हीट एनर्जी। यू वांट टू गो, यू कैन लीव, एक मिनट। अब यहाँ पे देख लो, जैसे ही आपका यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो पानी का टेम्परेचर कैसा रखा हमने, कम रखा। पानी का टेम्परेचर कम रखने के पीछे कारण ही यही है ताकि हम उसकी एनर्जी, देखो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, अगर पानी में भी एनर्जी दे दी तो भैया फिर तो तबाही मच जानी है, फिर तबाही हो जाएगी। इसीलिए हमें पानी को एनर्जी अभी नहीं रख देना है, इधर क्या रखना है, कोल्ड वाटर कैसा रखना है, कोल्ड। लेकिन ये बाय गॉड अब क्या बोलूं मैं, कैसे ये, ठीक है, यहाँ पे खामोश रहते हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। वॉयलेंटली मतलब हिंसा पूर्वक, है ना, चाकू वाकू लेकर आ गए, इज दिस क्लियर। तो अब ये वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, metals like potassium and sodium react violently with the cold water in case of sodium and potassium, and the reaction is so violent and exothermic। ये क्या है, बहुत ज्यादा violent है and exothermic है, that it catches, immediately catches fire। तो ये क्या है, it is reacting violently, कैसे रिएक्ट है, violently, and the reaction is so exothermic, exothermic, ठीक है, कि क्या कर लेता है, catches fire। और कैसे, immediately। अब मतलब आपका क्या है, सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालोगे तो क्या होगा, ठंडे पानी में डालने पे भी वो जल जाएगा। अब सोडियम और पोटेशियम देखो कैसे हैं, हवा में रखा जल गए, पानी में रखा जल गए, इसलिए उसे कहाँ पे रखते हैं, कैरोसिन ऑयल। वरना आप बोलोगे यार जलने से ही तो बचाना, मतलब सोचो, अच्छा ओके मान लो कोई ऐसा बालक हो, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे वंश बैठा है, ठीक है, वंश ने क्या करा कि सोडियम एंड पोटेशियम को रख दिया एयर में और उसमें आग लग गई। अब वंश तो समझदार है, ले आया पानी आग बुझाने के लिए, आग बढ़ेगी या बुझ जाएगी,
आग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब हवा में तो जलेगा ही जलेगा, बाय गॉड पानी में भी जलेगा। आई बात समझ में? तो ये पानी को भी जलाकर रख देता है। इज दिस क्लियर? सोडियम एंड पोटेशियम की ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब इसके बाद है बच्चे आपका, तो ये याद रखना कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। अब आता है कैल्शियम की बारी। अब किसकी बारी आई? कैल्शियम की। कैल्शियम की रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, पहली बात की कौन से वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है अगेन? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट इट इज लेस, इट इज द रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट। ये लेस वॉयलेंट है, पर इतना ज्यादा तेजी से नहीं करता। आई बात समझ में? तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट टू कैच फायर। तो इधर क्या है? The reaction is exothermic. Reaction is exothermic, but heat evolved. Heat evolved is not sufficient to catch fire. तो मतलब अगर अब आपको क्वेश्चन आता है कि सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर दे कैचेस फायर इमीडिएटली, हाउएवर कैल्शियम डज नॉट। एक्सप्लेन व्हाई। तो आप कैल्शियम नहीं करता रिएक्ट, उसका क्या है? बिकॉज, अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम their reaction with water is exothermic, but in case of sodium and potassium it catches fire, whereas with calcium it does not catch fire. Why? Because for hydrogen. बोल तो दिया, बोलो बोलो बोलो। Because exactly the reaction is exothermic, but the heat evolved is not sufficient for it to catch fire. तो हीट तो रिलीज हो रही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आग ही लग जाए। आई बात समझ में? आगे समझ में बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका द कैल्शियम। और हाँ, जो हाइड्रोजन, एक तो फायर नहीं, मतलब आग नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन यहाँ पे शरीफ बन गया, आग नहीं लगा रहा। ऊपर से ये हाइड्रोजन जो निकलता है, जो हाइड्रोजन निकलता है, ये जो हाइड्रोजन निकला यहाँ पे ही जाके इसी पे चिपक जाता है। क्या करता है? इसी पे जाके चिपक जाता है, सो दैट इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये क्या करता है? इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहला, द कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, द रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट हीट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, ठीक है। इंस्टेड हाइड्रोजन विल stick to the surface of metal and metal will start floating on the surface of water, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब अगर आ जाए हम बच्चे कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट के साथ करता है। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से भी जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस पे चिपक जाती है, यहाँ से भी जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस पे चिपक जाती है, और जब इस पे चिपक जाएगी तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। तो कौन से दो मेटल्स है जो फ्लोट करते हैं? ये दोनों ही मेटल्स कैसे हैं? ये दोनों ही मेटल्स कैसे हैं? दे बोथ फ्लोट। अब दोनों फ्लोट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कोल्ड वाटर, हाँ एग्जैक्टली, एक जो कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है वो एक्सोथर्मिक है, और दूसरे वाले को हीट देनी पड़ती है, यानी कि हॉट वाटर से करवाना पड़ता है। दैट्स नाइस, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद दे रखा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, मतलब ये तीनों बच्चे कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ नहीं करते। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? दे रिएक्ट विद स्टीम, दे रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, दे रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि वो फायर तो
कर नहीं रही हो, सरफेस पे भी नहीं स्टिक हो रही, ठीक है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, हाइड्रोजन बता देते हैं, ये सारे मेटल्स जो है आपके, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। तो पहले दोनों वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं टू कैच फायर, दूसरा वाला इट इज रिएक्टिंग लेस वॉयलेंट विद कोल्ड वाटर, हीट इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर, ठीक है, बट हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस। अच्छा, कैल्शियम थोड़ा इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है, थोड़ा मैग्नीशियम के साथ भी। इसके साथ कैसे दिखा रहा है, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, और मैग्नीशियम के साथ कैसे दिखा रहा है, फ्लोट तो कर ही रहा है, फ्लोट तो कर ही रहा है। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो इसके लिए एक ऐसी टेबल बना लेना जो आपको पता हो कि कैसे, एक बार समराइज करें इसे, इस चीज को समराइज कर लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक हमारा खत्म, इसके बाद एसिड वाला करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, फिर से वो सीरीज बनाते हैं, काका ने कार में A to Z फी पब्लिक, हटाई को हटा देते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। हमने ये टेबल बना ली, और अब मेरे को मान लो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रिवाइज करना है घर पे। कैसे रिवाइज करेंगे, हम कर क्या रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यही पढ़ रहे हैं। तो कैसे याद करेंगे, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये दोनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे, दे आर रिएक्टिंग विद, सबसे पहली बात कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर, रिएक्शन कैसी है, वॉयलेंट, भैया झपट्टा मार के रिएक्शन कर जाएगा। द रिएक्शन इज हाईली exothermic, hydrogen which is evolved catches fire immediately. समझ आया, समराइज हो गया ये वाला, ये समराइज कर दिया हमने कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, पहली बात दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, पहली बात दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज वेरी violent, it is exothermic, heat evolves, catches fire immediately. Is this clear? ठीक है, calcium also reacts with cold water, it also reacts with cold water, but the reaction is less violent, ठीक है, reaction हाँ exothermic है, but heat evolved is not sufficient to catch fire, ठीक है, इसको भी समराइज, यहाँ पे नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर नहीं, हाँ, नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन, ये लिख दो ना, फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, ठीक है, ये भी हो गया। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, अच्छा हाँ, इधर एक और आएगा ना पॉइंट, इंस्टेड हाइड्रोजन स्टिक की स्पेलिंग गलत क्यों लग रही है, स्टिक टू द
surface of metal and metal floats कर दो, साथ फ्लोटिंग कर लेना ना यार, ठीक है। हाइड्रोजन बबल्स। क्या मैंने लिख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन बबल्स होंगे डेफिनेटली, जो उसके सरफेस पे जाकर के स्टिक कर जाते हैं। बबल्स लिख लेना, ठीक है। हाँ, क्लियर है। अब अगर हम मैग्नीशियम पर आ जाए तो रिएक्ट्स विद हॉट वाटर मतलब हमें पानी को एनर्जी देनी पड़ती है। यस मैम। शर्मा, अच्छा निकुंज शर्मा, बाद में बात कर लेना, घर से होता तो दे देती पक्का, ठीक है। कोई नहीं। तो इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, अगेन हाइड्रोजन बबल्स लिखा हुआ है, वैसे एंडोथर्मिक होना चाहिए क्योंकि आपने हीट दिया है, ठीक है। हाइड्रोजन बबल्स स्टिक टू surface of metal it stick to the surface of metal and metal floats, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट। they react with स्टीम। steam में ज्यादा एनर्जी होती है ना, and they do not disturb. आई एम स्टडीइंग। Do not disturb, I am studying. ठीक है, ऑफ कोर्स याद है, तुम्हारी तरफ से ही मैसेज जाएगा तो ऑफ कोर्स। अब वंश किसी को बोल रहा है डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडीइंग, जस्ट इमेजिन। इसको बनाओ फटाफट से, प्लीज बनाओ इसको, टेबल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा जी, यस। तो मेटल रिएक्ट्स, सोडियम एंड पोटेशियम violently react with cold water. Hydrogen which is evolved catches fire. इसके बाद है हमारा calcium reacts with cold water, but hydrogen bubbles stick to the surface of water and it do not catch fire because the whole heat is not sufficient. बस ठीक है। इसके बाद है बच्चे आपका मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आपका आ गया लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आ गया बच्चे आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ये हम एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। जब आपका मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो इन्होंने यही बता रखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब आपको अपना एसिड जो है वो थोड़ा सा, ताशी के घर से कॉल आ रहा है, हेलो। तो आपका जो ये मेटल है कौन कौन से, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, राइट, ठीक है। फिर आता है आपका हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब आपके मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट प्रोड्यूस hydrogen gas because it is very oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced, ठीक है, into water and itself get reduced into some form of nitrogen oxides, ठीक है।
समझ में आया? तो अब यहाँ और बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, why does metals not produce hydrogen when react with किसके साथ जब रिएक्ट करते हैं? HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं। HNO3 is a very strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen gas which is produced, ठीक है, to water and itself get reduced in the form of nitrogen oxides. ठीक है, however name the metals that can react with, तो next question आपका क्या बनता है? name the metals that react with dilute nitric acid HNO3 to form hydrogen, तो आपका आ जाता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीजन के साथ भी हो गया। इसके बाद वाला जो चैप्टर रिमेनिंग है वो कल वाली क्लास में हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। मैम ये तो आपने 2 मिनट में छोड़ दिया। सुनो, अभी रुक जाओ, अभी तो ऑनलाइन छोड़ रही हूँ ना।